हेलो एवरीवन। भारतीय संसद, जो कि विधायिका के नाम से भी आप जिससे परिचित हैं, जिसका कार्य मूलतः कानून का निर्माण करना, विधियों का निर्माण करना है, वहाँ पर कई प्रकार के बिल और एक्ट बनते हैं। बिल मूलतः किसी भी दस्तावेज के प्रस्तुति और पारित होने की पूर्व की स्थिति है, जहाँ पर जानकारी होती है किस विषय वस्तु से संबंधित है और इसमें क्या क्या तत्वाधान है। उसी तरह जब उसके पारित हो जाने के पश्चात उसको हम एक्ट की संज्ञा देते हैं या अधिनियम कहते हैं। इस तरीके कई सारे बिल और एक्ट आते हैं और पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। परीक्षा या आप सिविल सर्विस एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिविल सर्विस एग्जाम की यूपीएससी और यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में अक्सर यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ पर एक दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हर वर्ष यहाँ पर आपके प्री और मेंस में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन सभी प्रक्रियागत स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से परिचित कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पर संसद में जो भी आपके एक्ट या विधेयक या बिल जो भी आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके हर एक विधेयक या बिल्स को लेकर आएंगे, उनके बारे में आपको चर्चा करेंगे, उसके जो प्रावधान सरकार ने दिए हैं उनके तत्वों को वहाँ पर उनका विश्लेषण करेंगे। प्रावधान किसके लिए अच्छे हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये काफ़ी नहीं होता है। जैसे कि एक भारत सरकार के द्वारा किसान बिल, 3 अलग अलग बिल प्रस्तुत किए गए जो किसानों और कृषि से संबंधित हैं। तो आज हम इस एक्ट में जो पहला बिल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पहला बिल प्रस्तुत करने का मेरे कहने का मतलब है आपके समक्ष आज मैं यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा किसानों को लेकर और कृषि से संबंधित जो संसद में 3 विधेयक रखे गए और उनके पारित हुए हैं उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे यहाँ पर इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इसके किस किस तरीके से सरकार ने सरकार के पक्षों का भी विश्लेषण करेंगे। इसको लेकर भारत में पूरे बड़े स्तर पर यहाँ पर इसका विरोध भी देखने को मिला है, तो विरोध किस लिए हो रहा है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर आज हम यहाँ पर किसान बिल से संबंधित किसानों को लेकर प्रस्तुत 3 विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं ये विधेयक ये पीआरएस लेजिस्लेटिव बिल एंड एक्ट सीरीज आगे हर एक वीक में कम से कम यहाँ पर ऐसे ही एक विधेयक को लेकर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये परीक्षा उपयोगी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर आपका सहयोग ज़रूर चाहिए होगा। सीरीज़ को आप सफल बनाएंगे तो यहाँ पर आपको भी फ़ायदा है और यहाँ पर चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आज के। यहाँ पर आपको पता है कृषि संबंधी यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ विधेयक प्रस्तुत किए गए जिसे हम कृषि संबंधी एक्ट के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। कृषि संबंधी एक्ट में 2020 को लेकर 3 यहाँ पे अध्यादेश प्रस्तुत किए गए थे। मूलतः यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्ट बाद में बना, अधिनियम बाद में बनता है, लेकिन इससे पहले संसद क्योंकि चल नहीं रहा था कोविड-19 के दौर में, उससे पहले ही यहाँ पर सरकार ने कुछ अध्यादेश लेकर आया और उन अध्यादेश को यहाँ पर उन्होंने लागू किया था। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अध्यादेश क्या थे और ये कब लाए गए और किस संदर्भ से थे। 5 जून 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें जारी किया गया। ये 3 अध्यादेश थे। कौन कौन से थे? ये 3 हैं। पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। दूसरा है मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020 और तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। संसद सत्र प्रारंभ होने के पश्चात इन्हें संसद में रखा गया और संसद में वहां पर रखने के बाद ये पारित भी हो गए। तो वर्तमान स्थिति अगर हम यहां पर देखते हैं तो वर्तमान में ये जो तीनों ही अध्यादेश थे वो अब कानून के रूप में यहां पर आए हैं, एक्ट के रूप में परिणत हो रहे हैं। संसद में से पारित कर दिया गया है। लेकिन पारित होने के पश्चात अगर हम देखें तो देश के कई अलग अलग हिस्सों में, आप पंजाब देख सकते हैं, हरियाणा देख सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, कई अन्य राज्यों में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखे गए। किसानों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए, सड़कों को जाम किया गया, रेलवों को रोका गया वहाँ पर, साथ ही कई सारे विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया। इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, जो कि अकाली दल से संबंधित हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट से वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इतना क्यों हो रहा है? पारित होने के बाद ने बड़े स्तर पर विपक्षी और सहयोगी पार्टियों ने यहाँ पर सरकार का विरोध क्यों किया है? तो आइए सबसे पहले इन विरोधी तत्वों को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि ये अध्यादेश जो लेकर आए हैं, इन अध्यादेशों में, तीनों ही अध्यादेश में मूल बातें क्या हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के बारे में।
देखिए ये जो पहला यहाँ पर आपको विधेयक ये रखा गया था, इस विधेयक में जो बातें कही गई थी, पहली बात यहाँ पर कही गई कि किसानों व व्यापारियों को राज्य जो होता है एपीएमसी एक्ट के तहत किसी भौतिक परिसर, अधिसूचित अन्य बाजार जैसे निजी मार्केट यार्ड्स, मार्केट सब यार्ड्स, प्रत्यक्ष मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर और निजी किसान उपभोक्ता मार्केट यार्ड्स में राज्यों के बीच या राज्यों के भीतर व्यापार की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर जो पहले एक मुद्दा था किसान सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही अपने उत्पादों को बेच सकता था, तो वहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर इन सारी चीज़ों में उन्होंने संशोधन करके वो तो या तो राज्य के अंदर, राज्य के बाहर, एपीएमसी मंडी के अंदर या एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी क्षेत्र में जाकर वहाँ पर व्यापार कर सकता है, अपनी वस्तुओं उत्पाद का वो विक्रय कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, फार्म गेट्स, कारखाने के परिसर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी जगहों पर व्यापार की अनुमति गई है यहाँ पर। तो सरकार ऐसा नहीं है कि आप जो मंडी है वहीं पर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर फार्म गेट्स को भी वहाँ पर मंडी का दर्जा दे दिया, वहाँ भी आप व्यापार कर सकते हैं। कारखाने का किसी परिसर में भी आप व्यापार कर सकते हैं। वेयरहाउसेज में जहाँ पर गोदाम जो होते हैं कि उत्पादन जो होता है, जो कृषिगत फसल है उनको रखा जाता है, वहाँ पर भी आप व्यापार कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी। इसी तरीके से तीसरी चीज़ में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी अनुमति दी गई कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अर्थात कि आप जैसे कि ई-नैम मार्केट है उनका प्रयोग करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप भौतिक वस्तु को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाएं, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने उत्पादों को सेल आउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फसल की बिक्री पर कोई सेस, फीस, प्रभार नहीं वसूला जाएगा, जो कि पहले यहाँ पर था कि जैसे एपीएमसी मंडी पे यदि आप वहाँ पर अपने आप को पंजीकृत कराते हैं तो वहाँ पर शुल्क वसूला जाता था। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप इसके बाहर एपीएमसी मंडी के बाहर कहीं भी कुछ भी आप किसी भी यार्ड में, फॉर्म के परिसर में या फिर कारखाने के परिसर में या कहीं अन्य जगहों पर अगर आप अपने उत्पादन संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फीस, सेस या चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी सहूलियतें यहाँ पर जो ये एक्ट लेकर आया गया, इस एक्ट में यहाँ पर किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक के संदर्भ में किसानों को दी गई हैं। दूसरा एक और लेकर आया गया था जिसको उन्होंने नाम दिया मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण 2020। देखिए इस विधेयक में भी कुछ बातें कही गई। देश में इसमें पहली जो चीज़ स्पष्ट की गई कि देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यहाँ पर बढ़ावा देना, जिसमें किसी उत्पाद के उत्पादन या पालन से पूर्व किसान और खरीदार के मध्य समझौता होगा। मूलतः कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता ही यही है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है खरीदने और बेचने वाले के मध्य कि वहाँ पर उस उत्पाद को कितने मूल्य पर आप खरीदोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, समझौते की अवधि कितनी होगी, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है फार्मिंग खेती करने को लेकर वो कितने सालों तक के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी उल्लेख कर दिया गया है ताकि कोई विवाद की स्थिति न रहे। समझौते की जो अवधि है यहाँ पर देखें तो एक फसल मौसम से लेकर अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकती है। अर्थात जैसे कि रबी की फसल हो गया, एक फसल के लिए भी आप कर सकते हैं मौसम के लिए, या फिर 5 सालों के लिए भी आप कर सकते हैं। समझौते की अवधि का यहाँ पर उल्लेख किया गया। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो इस एक्ट में कही गई कि यहाँ पर कृषि उत्पाद खरीद का मूल्य समझौते में दर्ज मूल्य के बदलाव की स्थिति में समझौते में गारंटी शुदा मूल्य और अतिरिक्त राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। कई बार यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए जो कृषि उत्पाद को लेकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, यदि वहाँ पर आप उसको आगे चलकर आप रद्द करते हैं या फिर उसमें कोई बदलाव करते हैं तो भी कितनी राशि आपको गारंटी करो, इससे कम की राशि आपको नहीं मिलेगी। तो गारंटी कितने की है कि इतने, जैसे कि मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट साइन में ये जरूर स्पष्ट करना होगा कि किसानों को मिनिमम कितनी राशि आप उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे किसी भी परिस्थितियों में। तो यहाँ पर गारंटी शुदा राशि की बात भी यहाँ पर, और उसके अतिरिक्त आप कितना राशि देंगे उसका तो 2 राशि होंगी कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, अतिरिक्त राशि कितना देंगे और गारंटी शुदा राशि कितना देंगे। ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी होगा साइन होगा खरीदार और वहाँ पर जो बेचने वाला है उन दोनों के मध्य। यदि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए इसमें 3 स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली को लाया गया है। पहले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर रहेगी कंसिलिएशन बोर्ड, यहाँ पर आप विवाद अपने लेकर जा सकते हैं। यदि वहाँ पर मामले का निपटारा नहीं होता है तो उसके ऊपर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और यदि वहाँ पर भी मामला आपका वहाँ पर नहीं होता है तो अपीलीय अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको
3 स्तर की विवाद निपटान प्रणाली को भी यहाँ पर लाया गया है कि किसी भी तरीके के विवाद को निपटाने के संदर्भ में भी यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की जाएं। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण का जो तरीका है उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है क्रिस समझौते में कि मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, उसके लेकर प्रक्रियागत स्थितियाँ क्या होंगी, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर स्पष्टता उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर मूल्य आश्वासन के संदर्भ में सरकार के द्वारा ये एक्ट लेकर आया गया और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उससे जुड़े सारी चीज़ों को लेकर प्रावधान किए गए। तीसरा यहाँ पर जो विधेयक लेकर आया गया था, यहाँ पर देखिए कहा गया अनिवार्य वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020 इसे नाम दिया गया और इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों का रेगुलेशन किया गया। खाद्य पदार्थों का रेगुलेशन से यहाँ पर क्या मतलब है कि केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं को जो कि खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं को अनिवार्य वस्तु के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार मिलेगा। किसके माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से, जो कि इन वस्तुओं को वो अनिवार्य वस्तुओं के रूप में घोषित कर सकता है। लेकिन किन परिस्थितियों में घोषित करेगा इसका भी देखिए उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार कुछ असामान्य परिस्थितियों में, कैसी असामान्य परिस्थितियां? युद्ध की स्थिति हो सकती है, अकाल पड़ सकता है, गंभीर प्राकृतिक आपदा या असामान्य मूल्य वृद्धि, जैसे कि महामारी को गंभीर प्राकृतिक आपदा के रूप में यहां पर बोला गया कोविड-19 को। तो इस तरीके से केंद्र सरकार कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के मूल्यों को वहां पर निर्दिष्ट कर सकती है या अनिवार्य वस्तुओं के रूप में घोषित कर सकती है। तो यहां पर कुछ खाद्य पदार्थों की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है भारत सरकार। किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को भी यहां पर बताया है, जैसे कि तेलों की सप्लाई, अनाज, दालें, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन। तो केंद्र सरकार असामान्य परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है। कैसी आपकी असामान्य परिस्थितियां होंगी और किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को वो यहाँ पर रेगुलेट करेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी उन्होंने अनिवार्य वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत दी है। तो सरकार ये 3 विधेयक यहाँ पर लेकर आई। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने कहा कि स्टॉक लिमिट लागू करने की स्थितियाँ भी विकसित की हैं कि अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में आप कितनी स्टॉक जो होता है, कितने वस्तुओं का कितना स्टॉक अपने पास संग्रहित करके रख सकते हैं उस स्थितियों में। जैसे कि यहाँ पे बागवानी उत्पाद के रिटेल मूल्य में 100% की वृद्धि, नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के रिटेल मूल्य में 50% की वृद्धि और मूल्य की गणना अगर इन दोनों स्थितियों में, तो स्टॉक लिमिट कब लागू होगी? बागवानी उत्पाद के रिटेल मूल्य में यदि 100% की वृद्धि हो जाएगी तो भी स्टॉक लिमिट के मूल्य स्टॉक लिमिट करना पड़ेगा। और दूसरा, ऐसे पदार्थ जो नष्ट नहीं होते हैं उनके कृषि खाद्य पदार्थों के रिटेल में यदि 50% की वृद्धि हो जाती है तो क्या लागू हो जाएगा? स्टॉक लिमिट लागू होगी। इसके अतिरिक्त वृद्धि की गणना, जो ये मूल्य की वृद्धि हुई है इसकी गणना जो होगी पिछले 5 महीने से 12 महीने के औसत रिटेल मूल्य के आधार पर की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों ही कानूनों में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार किस तरीके से किसानों के संदर्भ में कार्य करना चाहती है, किसानों को किस तरह की सहूलियतें देना चाहती है, जो प्रक्रियागत स्थितियां हैं उनका उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। लेकिन ये जो कानून लेकर आए, इन कानूनों की थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी समझ लेते हैं। एपीएमसी जो मंडी है वो क्या काम करती है और ये जो कानून आए वो किस तरीके से किस कमेटी के सुधारों को आधारित हैं। तो थोड़ी सी हम चलते हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, इसके पृष्ठभूमि पर चलते हैं, इन तीनों कानूनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें तीनों कानूनों का एक विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर ये कैसे अच्छे हैं, बुरे हैं, सरकार के क्या तर्क हैं और उससे संबंधित आगे क्या होगा। पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखिए यहाँ पर एपीएमसी मंडियों की बात की गई। एपीएमसी मंडियों के कार्यक्षेत्र को यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। किसानों को अब एपीएमसी मंडी के बाहर अपने उत्पादों को बेच सकता है। तो समझ लेते हैं एपीएमसी मंडी होती क्या थी। इसको हम कृषि उत्पाद मार्केटिंग समिति भी कहते हैं। इनका काम क्या था? खरीदारों, कमीशन एजेंट्स, निजी बाजारों को लाइसेंस देकर किसान उपज के व्यापार को रेगुलेट करने का इनका काम था। तो एक तो लाइसेंस देना था और दूसरा व्यापार को रेगुलेट करना था। और यहाँ पर देखिए क्या है, कौन खरीदारी करेगा, कमीशन एजेंट्स कौन होंगे, निजी बाजार कहाँ होंगे, ये सब देखने का इनका था। दूसरा, ऐसे व्यापार के लिए बाजार फीस और दूसरे प्रभारों की वसूली करना, ठीक है, फीस सरचार्ज जो भी लगाते थे उनको वसूल करना। और बाजार को आसान बनाने के लिए अपने बाजारों में ज़रूरी अवसंरचना प्रदान करना, तो वहाँ पर मूलभूत अवसंरचनात्मक निर्माण को भी प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर एपीएमसी मंडियों का ये कार्य था। अब यहाँ पर देखिए ये क्या करते थे, जो बाजार फीस और प्रभार लेते थे यहाँ पे सरकार ने उनको मुक्त कर दिया।
जो खरीदार कमीशन एजेंट यहाँ पर लगे रहते जिन कारण किसानों को एक निश्चित मूल्य पर ही बेचना पड़ता था, वो भी सरकार ने कहा अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनसे बाहर जाकर बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एपीएमसी मंडी के अंतर्गत जो एक अधिकार की स्थितियाँ बनी थी वो सरकार ने समाप्त की हैं। दूसरा, अब ये यहाँ पर एपीएमसी मंडी में देखा कि ये सारी आपको शुल्क चार्ज भी होता था, अवसरणात्मक स्थितियाँ निर्माण करने का तो काम था, लेकिन ये बहुत अच्छा निर्माण अवसरणात्मक स्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं थी एपीएमसी मंडियों के तहत, ना ही उतना वो कार्य करते थे। साथ ही कमीशन और घूसखोरी की स्थितियाँ भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इस आधार पर यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई जिसने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए, कुछ सुधार करने की बात कही। ये कमेटी का नाम था कृषि संबंधी स्टैंडिंग कमेटी। 2018-19 में यहाँ पे इसको गठित किया गया। इसने कहा कि किसानों को लाभकारी कीमतें, पारदर्शी, आसानी से उपलब्ध होने वाले और कुशल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण कृषि मार्केटिंग योजना के तहत 22,000 हाटों में अवसंरचनात्मक एवं सिविल सुविधाओं में इसको सुधार करना चाहिए। तीसरा, इनको केंद्रीय वित्त पोषण मिलना चाहिए। और चौथा, हर पंचायत में हाट व्यवस्था अर्थात बाजार की व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण हाट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए, किसके द्वारा? किस संबंधित स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सुझाव दिए गए। आगे चलकर इसी का मूल्यांकन करने और बड़े स्तर पर चीज़ों किस तरीके से लागू किया जाए, तो यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई जिसे बोला गया हार्ड पावर्ड। ये हार्ड यहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी है 2019 में। हाई पावर्ड कमेटी ने यहाँ पर देखिए कौन था, तो जुलाई 2019 में इसको गठित किया गया। यहाँ पे 7 मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर इस कमेटी में रखा गया था और यहाँ पर इन्हें 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी थी, जिसमें से था मॉडल एक्ट को राज्यों के द्वारा मंजूर करना, दूसरा एक तय सीमा में इसे लागू करना, इसके अतिरिक्त कृषि मार्केटिंग व अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करना, और साथ ही साथ तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम 1955 में संशोधन करना। तो यहाँ पर ये 3 काम यहाँ पर इन्होंने 3 सुझाव दिए, जो कि एक तो मॉडल एक्ट को राज्यों के द्वारा लागू करना, तय समय सीमा के अंदर लागू करना, दूसरा कृषि मार्केटिंग अवसंरचना में सुधार लेना, और तीसरा यहाँ पे अनिवार्य वस्तुओं के अधिनियम 1955 में संशोधन करना। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 सुधारों को यहाँ पर इन्होंने बताया 7 मुख्यमंत्रियों की समिति, और इसी 3 सुधार को ये वर्तमान समय में 3 एक्ट के नाम से हम देखते हैं। उसको वहाँ पर सुधार एपीएमसी मंडी संबंधी जो विवादित स्थितियाँ थीं, जो उनका एकाधिकार की स्थितियाँ थीं, उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेहतर चीज़ें हैं, और कई सारी, ऐसा नहीं सरकार ने अपने स्तर पर गठित किया है। यहाँ पे 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुझाव के आधार पर इस तरह के कानून बनाए गए हैं। साथ ही जो विवादित स्थितियाँ थीं, एपीएमसी मंडी के जो सुझाव, जो कमियां थीं, उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया। तो वर्तमान समय में इनका फिर विरोध क्यों हो रहा है, विवादित मुद्दे क्या हैं, इसका विरोध होने के कारण क्या हैं? तो चलिए समझते हैं विवादित स्तर पर यहाँ पर विवादित शब्दावलियाँ क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे व्यापारी कौन होगा, व्यापारिक क्षेत्र इत्यादि की स्थितियाँ कौन होंगी, और उससे संबंधित कानून जो होता है, यहाँ पे न्यायालय का अधिकार होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर विवाद निपटान को प्रणाली को 3 स्तरीय किया गया है, कोर्ट जाने की अनुमति है या नहीं है। 3 सारी चीज़ों को लेकर विरोधिक स्थितियाँ थी। तो यहाँ पर आइए समझते हैं। पहला जो विरोध का कारण है, एपीएमसी एक्ट के तहत मौजूदा जो मंडियाँ हैं व्यापार क्षेत्र से बाहर, ठीक है, एपीएमसी एक्ट के तहत मौजूदा मंडियां व्यापार क्षेत्र से बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको वहां पर अधिकार दिया गया। तो अब व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या रहा? क्या एपीएमसी मंडियों की जो वर्तमान समय की व्यवस्था है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? क्या उनका कोई अस्तित्व है या नहीं है? क्या उनके एकाधिकार को समाप्त किया गया है? अगर यहाँ पर अन्य व्यापारिक क्षेत्र बन जाते हैं तो फिर एपीएमसी मंडी में क्या कोई किसान वहाँ पर जाएगा, अपने उत्पादों को लेकर उसे सेल आउट करेगा, नहीं करेगा? तो वहाँ पर एपीएमसी मंडी में कार्यरत जो लोग हैं वो एक ऊहापोह की स्थिति में है। दूसरा, व्यापारी जो है एपीएमसी मंडी व व्यापार क्षेत्र दोनों व्यापार करने की स्थिति में किसानों के लिए समस्या है कि वो भरोसा करे या न करे। उत्पाद को लेकर जो राज्य है वो कितना होगा, वही व्यापारी हो सकता है एपीएमसी मंडी में भी काम कर रहा है, वही व्यापारी है आपका निजी क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, निजी मंडियों में भी काम कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति 2 जगहों पर अगर काम करेगा तो एक मूल्यों को लेकर वहाँ पर वो संयोजन स्थापित करने में वहाँ पर ज़्यादा लाभ कमाने की स्थितियाँ वो रख सकता है, और किसानों को वहाँ पर जो सही राशि मिलने की स्थितियाँ वो शायद उसे ना मिले। जो एपीएमसी मंडी में क्या राशि चल रही है, बाहर भी उसे क्या राशि है, उन दोनों का उसे पता होगा, किस आधार किसानों के साथ कैसे वहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक शोषण हो सकता है किसानों का उसके कारण। तीसरा है विवाद निवारण तंत्र प्रणाली में समस्या है, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय जैसे क्या विवाद निपटान की जो अपीलीय अथॉरिटी आपने बना रखी है
उस अथॉरिटी के ऊपर क्या किसान जा सकता है, क्या वो न्यायालय जा सकता है, क्या न्यायालय उन मामलों को सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर विधेयक में ऐसी कोई बातें नहीं की गई हैं, तो भी एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि क्या कहीं ना कहीं इससे भी किसानों के शोषण होने की आशंकाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो अमीर हैं, जो निजी वर्ग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस तरह के शोषण यहाँ पर किसानों के साथ कर सकती हैं। चौथा है बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की इजाज़त नहीं है। ऐसी स्थितियों में यदि हम देखें तो फिर एपीएमसी मंडी में कोई नहीं आएगा, अगर, क्योंकि एपीएमसी मंडी में आपको पता है बाजार शुल्क लेवी लगती है, क्योंकि अवसंरचना स्तर पे आपको विकास कार्य संबंधी सुविधाएं भी उनको देनी होती थी। तो वहाँ पर भी अगर इसे आप समाप्त करते हैं, बाहर आप टैक्स वसूल नहीं करते हैं, तो राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इसके कारण जो होता है राज्यों का भी, क्योंकि ये शुल्क इत्यादि बनता है, एक इनकम जनरेट होती है, तो वहाँ पर इस तरीके की सुविधाएँ नहीं लेने से वहाँ पर राज्यों को भी समस्याएँ हैं। तो ये कुछ विवादित टर्म एंड कंडीशंस हैं, विवादित क्षेत्र हैं, आपके व्यापारिक क्षेत्र अस्पष्ट हैं, विवाद निपटान क्षेत्र स्पष्ट हैं, कर शुल्क को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं, राज्यों को वहाँ पे नुकसान हो रहा है, एपीएमसी मंडी में कार्यरत लोगों को नुकसान हो रहा है, साथ ही यहाँ पर किसानों के शोषण होने की भी संभावना इसमें बनी रहती हैं कि एक ही व्यापारी या दोनों जगहों पर काम कर रहा है। तो ये कई सारी स्थितियाँ हैं जो कि विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न करें, क्योंकि जो ये चीज़ें विवाद इसलिए भी हैं कि सरकार न ही इन्हें स्पष्ट कर पाई है, न ही इनका कहीं उन्होंने उल्लेख किया है। सरकार का अपना कहना क्या है, सरकार का यहाँ पे तर्क क्या है, वो भी समझ लीजिए। सरकार कहती है कि इन तीनों ही विधेयकों के माध्यम से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, उन्हें बेहतर कीमत वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब एपीएमसी मंडी के बाहर एक तयशुदा मूल्य से बाहर वो जाकर अच्छी कीमतों पर अपने उत्पादों को बेच सकेगा। साथ ही वहाँ पर विकल्प एक से ज़्यादा होंगे, वो तो चाहे एपीएमसी मंडी में भी बेच सकता है, किसी निजी व्यापारी को बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बेच सकता है, या किसी निजी या आपको मार्केट प्लेस पर जाकर बेच सकता है, तो उसे ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। और जब ज़्यादा विकल्प मिलेंगे तो वहाँ पर जहाँ बेहतर उसे ऑप्शन मिलेगा, जहाँ ज़्यादा बेहतर राशि उसे मिलेगी, ज़्यादा धनराशि मिलेगी, तो वहाँ पर उसे वो बेच सकता है। तो किसानों को यहाँ पर इससे फ़ायदा है। दूसरा कहते हैं कि किसानों को मंडी में ही अपनी उपज बेचने की जो मजबूरी थी वो समाप्त हो जाएगी। सही है, ज़रूरी नहीं मंडी में वो बेचे, वहाँ पर जहाँ राशि कम मिल रही है, अब कहीं भी वो बेच सकता है। एक देश एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा, ये सही है। एक यहाँ पर अगर हम देखें तो एक देश एक कृषि बाजार के स्तर को भारत सरकार यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि हम बात करते हैं नैम की प्रक्रियागत स्थितियों को, जहाँ पर सभी किसान कहीं भी अपनी चीज़ों को बेच सकता है। ऐसा नहीं कि जो यूपी का किसान है वो यूपी में ही अब बेचेगा, एपीएमसी मंडी के तहत इतने क्षेत्र में ही आपको बेचना है। क्योंकि एक स्थितियाँ थी कि अगर आपका जो भी उपज किसान उपजाता है तो उसे सबसे पहले एपीएमसी मंडी में लेकर आना है, उसके बाद ही उसे सेल आउट करेगा बाहर। तो वो चीज़ें समाप्त कर दी। वो राज्यों के भीतर, राज्यों के बाहर किसी को भी वो सेल आउट कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उत्पादकों को बाजार के उतार चढ़ाव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर वो पहले से ही एक राशि पर वहाँ पर दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, तो इस समय मान लेते हैं अगर वर्तमान समय में कोई समझौता होता है, इसके माध्यम से अगले साल कोई फसल चाहिए, तो वहाँ पर अगले साल फसल का रेट कुछ भी हो, ऊपर नीचे हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक स्थिर मूल्य पर उसे वो राशि प्राप्त हो जाएगी। साथ ही तय समयावधि में विवाद निपटाने का भुगतान, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि एक निश्चित समयावधि में हम इस मामलों की जांच भी करेंगे जो विवाद होंगे, और उनके से संबंधित जो भी न्याय होगा वो प्रदत्त किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार ने अपने पक्ष यहाँ पर रखे हैं, लेकिन इसका फिर भी किसानों के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध किया गया। आपने देखा जगह जगह पे जाम किए गए, रेलवे लाइनों को रोका गया और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों ने विरोध किया। तो किसान इसका विरोध कर क्यों रहा है, इनके पक्षों को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एपीएमसी मंडियों के खत्म होने की एक तो आशंका ये है कि, क्योंकि अगर आप ये देखें कि आपने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए किसानों को, जहाँ पर उनको कोई शुल्क और फीस लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा, तो कोई किसान एपीएमसी मंडी में जाएगा ही क्यों। और यदि ऐसा होता है तो एपीएमसी मंडी अगर में जो लोग कार्य करते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो किसान जो होते हैं वहाँ पर उनको नुकसान होगा और वो उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ने कह दिया आप जहाँ जाइए वहाँ बेचिए, जहाँ अच्छे मूल्य मिले वहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा विकल्प होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार यहाँ पर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, एमएसपी जो घोषित करती रहती है वो इससे पीछे हट जाएगी, एमएसपी अब घोषित नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो किसान थोड़े से डर रहे हैं कि सही मूल्य कितना होगा उत्पाद का, उसका निर्धारण नहीं हो पाएगा और उससे जो होता है हमें नुकसान होगा। तो ये एक समस्या वहाँ पर वो, उसके कारण भी उन्होंने विरोध किया
किया। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट घरानों के प्रवेश से किसानों को नुकसान होने की समस्या है, क्योंकि बड़े बड़े अगर हम देखें उद्योगपति यदि यहाँ पर एंटर कर जाते हैं तो जो लघु मध्यम वर्ग के लोग हैं जो कि यहाँ पर किसानी में लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर किसी न किसी सेक्टर और छोटे मध्य मंडी इत्यादि के संदर्भ में छोटे छोटे संगठन जो इसमें लगे हुए हैं, उनको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े बड़े आपके घरानों से, कॉर्पोरेट घरानों से वहाँ पर संयोजन स्थापित नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों को नुकसान होगा और सामूहिक संगठन जो भी कार्य कर रहे होंगे वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों के शोषण होने की आशंका है। जैसा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि वस्तुओं के उत्पादन को लेकर कई बार यहाँ पर विवाद होता है। जैसे कि एक विवाद आपने सुना होगा, लेज चिप्स को बनाने को लेकर कंपनी ने किसानों पर एक मुकदमा किया था कि वहाँ पर जो उत्पादन आलू का जो किया गया वो वहाँ पर उनसे बिना पूछे उसके सेल आउट किए जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वहाँ पर उल्लंघन है। उनके बीज का आप प्रयोग कर रहे हैं जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन है। तो वहाँ पर उसको लेकर करोड़ों रुपये का किसानों पर वहाँ पर आरोप लगाकर वहाँ पर उन पर केस कर दिया था। ऐसी स्थितियाँ में किसानों के शोषण होने की संभावनाएँ हैं। हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक समझौता हुआ हो, जहां पर उन्होंने टर्म यूज़ कर दी है कि अब बड़े बड़े टर्म यूज़ होते हैं जो कि किसानों को समझ में भी नहीं आते हैं, और ऐसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ करके वहां पर वो फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान जब अपनी फसल बेचने को आए तो वो रद्द भी कर सकते हैं। रद्द इस आधार पे कर सकते हैं कि मान लीजिए जब उन्होंने पे करने की बात की हो तो मान लीजिए कोई उत्पाद का उन्होंने 4000 फिक्स कर रखा हो, लेकिन वही उत्पाद जब खरीदने की बारी आती है तो वो 3000 मार्केट में मिल रहा हो। अब उन्हें वो रद्द करना हो तो रद्द करने के लिए कह सकते हैं आपके उत्पाद जो हैं वो गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये लिखा भी गया था। तो वहाँ पर ये सारे आधार बनाकर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो किसानों का उस तरीके से शोषण भी कर सकती हैं। और इसके अतिरिक्त कालाबाजारी व जमाखोरी की आशंका हमेशा इस तरह कानूनों में बनी रहती है। तो किसानों ने इन आधारों पर बड़े स्तर पर विरोध किया है और ये चीज़ें सरकार भी स्पष्ट नहीं करती है तो काफ़ी लेट करती है, और इस कारण से यहाँ पर आप देखते हैं किसान बिल की प्रस्तुति के बाद वहाँ पर लगातार बड़े स्तर पर विरोध हुआ है। तो इन विरोध प्रदर्शनों को हम शांत कैसे कर सकते हैं, जो समस्याएं किसानों को हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, और ये किसानों के लिए जो बिल प्रस्तुत किए गए हैं उसे हम किसानों के सशक्तिकरण के तौर पर कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एमएसपी का एक डर था, सरकार ने स्पष्ट किया कि एमएसपी हमारे द्वारा लगातार घोषित की जाती रहेगी, किसानों को उससे डरने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो वक्तव्य हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भविष्य में हमें क्या करना ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, सरकार द्वारा तीनों ही कृषि विधेयकों संबंधी जो जानकारी है उसे स्पष्ट करना चाहिए। विधेयक में जो बातें कही गई हैं या विधेयक के अतिरिक्त जो बातें हो रही हैं मीडिया में और विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उन बातों को लेकर किसानों को स्पष्ट करना चाहिए। डायरेक्टली वहां पर उनसे बात करनी चाहिए संदर्भ में, और उनके संगठनों के प्रमुखों से कि किस तरीके से जो बिल प्रस्तुत किया गया है उनकी बातों को सुना जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाए और उनको वहाँ पर निस्तारण किया जाए। वाकई में बिल में क्या है और क्या नहीं है उसको समझाया जाए उन्हें, और अगर उनकी कोई आशंका है भी तो उन्हें वो स्पष्ट की जाए और उनकी उस समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में एपीएमसी मंडी का विस्तार देना चाहिए। उसे सिर्फ मंडी तक ही सीमित न रखें, बल्कि एपीएमसी मंडी को मंडी से बाहर के भी वहाँ पर जो भी निजी यार्ड इत्यादि बन रहे हैं, मार्केट प्लेसेस बन रही हैं, वहाँ पर उनको अधिकार को विस्तार किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर निजी क्षेत्र को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र के साथ उसका एक संयोजन स्थापित करना चाहिए। तो एक पीपीपी मॉडल को हम कह सकते हैं इसमें विकसित कर सकते हैं, जिसमें एपीएमसी मंडी और निजी क्षेत्र साथ में मिलकर काम करें, ताकि जो एपीएमसी को लेकर एक मुद्दा है, उनकी जो संस्थागत स्थितियां हैं, जो कमज़ोरी है, जो लालफिताशाही है, जो समस्याएं हैं वो भी दूर हों, और दूसरा यहाँ पर किसानों के लिए एक बेहतर मार्केट प्लेस को विकसित किया जा सके, जो कहीं भी किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। तीसरा, यहाँ पर मजबूत संस्थागत व्यवस्था बनाने और कृषि अवसंरचना में सुधार करने की ज़रूरत है। चौथा काम जो किया जा सकता है, ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाए, और ई ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में ई नैम है, ई ग्रामीण हाट जैसे चीज़ों को विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों को अवसंरचनात्मक स्तर पर जो चीज़ें अगर उपलब्ध हो जाती हैं तो वहाँ पर उसे सोल आउट करके कोल्ड कर स्टोरेज में डाल के वेयर हाउस में रख के उसके बाद उसे वो ई नैम मार्केट का प्रयोग करके वहाँ अपने उत्पादों को वहाँ पर खरीद और बेच सकता है।
इसी तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में लागू हो स्वामीनाथन समिति की जो सिफारिशें हैं उसे लागू करना चाहिए। जिस तरीके से स्वामीनाथन समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के किसी फसल के लिए किस आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित करके हम किसी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें, उससे संबंधित जो उन्होंने पॉइंट ऐड किए हैं उसको यदि हम लागू करते हैं तो ये किसान बिल किसानों के शोषण से ज़्यादा उसके सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए ये किसान बिल किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण तभी होंगे जब हम इसे सही तरीके से लागू कर पाएँ और इस बिल में जो यहाँ पर किसानों के द्वारा जो समस्यागत स्थितियाँ हैं और जो विवादित टर्मिनोलॉजी हैं उनको सरकार ज़्यादा स्पष्ट करे और उन्हें ठीक करे। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो भी संसद में पारित विधेयक थे 3 किसानों संबंधित, उसको आज हमने देख लिया है। अगले वीक में एक और बिल को लेकर आएंगे, एक और विधेयक और संहिता को लेकर आएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी।